सभी बच्चों को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था विटामिन के बारे में। आप लोग जिस प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी आपके लिए हर रोज जो है हर प्रकार की नई नई जानकारियां लेके आ रहे हैं और जानकारियां इतनी सटीक लेके आ रहे हैं कि आप पुराने पेपर को उठा के देखो, आप लोग अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ पुराने जो पेपर है उनके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन इसी लेवल के आए हुए हैं। ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। अगर किसी बच्चे को पुराने पेपर देखें और उसको क्वेश्चन नहीं मिलने का मतलब ये है कि विटामिन में से क्वेश्चन आया हुआ है और अपन ने जो पढ़ा है उसमें से नहीं मिले, तो आप फिर कमेंट करके बता सकते हो कि सर उस एग्जाम के अंदर विटामिन का क्वेश्चन आया हुआ था और विटामिन के अंदर हमने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो फिर अपन और देखते हैं और प्रयास करते हैं कि हाँ वहां से किस प्रकार से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उनके पुराने पेपर देखेंगे 4-5 साल के कि वो विटामिन के कौन से भाग में से क्वेश्चन उठाता है, तो आपको ज्यादा सहायता होगी। लेकिन हमने जो पेपर्स देखे हैं उनके अंदर हमने देखा है कि यही बीमारी से संबंधित वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसलिए वही आप लोगों को ज्यादा अच्छे से तैयार करवाए जा रहे हैं। देखो अब तक अपन ने देख लिया था विटामिन किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, विटामिन की आवश्यकता क्या है, विटामिन से संबंधित बीमारियां क्यों होती हैं, एक मनुष्य के अंदर विटामिन से संबंधित बीमारियां क्यों उत्पन्न होती हैं। दूसरा विटामिन का वर्गीकरण देख लिया था, विटामिन को 2 भागों में बांटा गया, विटामिन को 2 प्रकारों में बांटा गया, किस आधार पर, इनकी घुलनशीलता के आधार पर, एक जल में घुलने वाले विटामिन और एक वसा में घुलने वाले विटामिन। पहले अपन वसा में घुलने वाले विटामिन देख रहे थे, तो वसा में घुलने वाले विटामिन कितने हैं, 4 हैं। ये बता दिया था वसा में घुलने वाले विटामिन का मानव शरीर में संग्रहण होता है, जल में घुलने वालों का संग्रहण नहीं होता। कहाँ होता है ये बता दिया था, यकृत में। ठीक है, अब देखो आगे विटामिन ए के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं विटामिन डी के बारे में। ठीक है, देखो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, इसको कैल्सीफिरोल कहते हैं। कैल्सीफिरोल कहते हैं। इसके और भी नाम है, और भी नाम क्यों है, क्योंकि इसके कई रूप हैं। मानव शरीर में विटामिन डी के कई रूप पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से ये जो 2 रूप हैं वो शरीर के लिए ज्यादा लाभदायक है। ठीक है, तो दूसरा रूप एक और जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कैल्शियम ट्रायोल। ठीक है, यानी विटामिन डी के रासायनिक नाम में आपको कैल्सीफिरोल या कैल्सीट्रायोल लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों ही आपके लिए सही है। विटामिन D3 और D4 के रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कई रूप जो है वो पाए जाते हैं, उनमें से मुख्य रूप कौन से हैं, विटामिन D3 और D4। समझ में आ गई। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन का एक नाम क्या है, सनशाइन विटामिन, यानी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है ये। सनशाइन विटामिन इसको कहते हैं। क्यों प्राप्त होता है भाई, क्या ऊपर से विटामिन बरसता है जो आकर के हमें मिल जाता होगा, ऐसा नहीं है। क्या कारण है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के अंदर पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, यूवी रेज आती है। पता आप लोगों को, ये पराबैंगनी किरणें जो है हमारी त्वचा के नीचे, मानव की त्वचा में एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इरेगोस्टिरोल। ठीक है, ये आपको इरेगो कैल्सीफिरोल भी मिल सकता है। ये वास्तव में किससे बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल वही है जो हम लिपिड में वसा में देखते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा है। ठीक है, ये हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है। जब पराबैंगनी किरणें त्वचा पर गिरती हैं तो ये इरेगोस्टिरोल जो है ये किस में बदल जाता है, ये विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब पराबैंगनी किरणें मानव की त्वचा पर गिरेंगी तो इरेगोस्टिरोल किस में परिवर्तित हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, ये विटामिन डी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए इसको विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कहते हैं। बता दिया किस प्रकार से। ठीक है, अब देखो विटामिन डी का कार्य क्या होता है। देखो एक नाम और बता देता हूं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एकमात्र ऐसा विटामिन जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। दोबारा बता रहा हूं, ऐसा विटामिन जो कि हार्मोन के रूप में कार्य करता है।
हार्मोन के रूप में कार्य करता है, हार्मोन के जैसे कार्य करता है, उसका नाम भी क्या है, विटामिन डी। अब आप कहोगे सर जी कैसे, देखते हैं विटामिन डी का क्या कार्य है। विटामिन डी का क्या कार्य है, यह है ये रक्त में कैल्शियम व फॉस्फेट, किसकी मात्रा, कैल्शियम व फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है, कैसे, ये कैल्शियम और फॉस्फेट को हड्डियों के अंदर जमा करवाता है। किस में जमा करवाता है, हड्डियों में जमा करवाने का कार्य करता है, जिससे हड्डियां क्या होती है, मजबूत होती है। हड्डियों में जमा होगा तो हड्डियां क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, मजबूत होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आपको यहाँ देखना है कि क्या कोई ऐसा हार्मोन है जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम को जमा करवाता है, ठीक है, या फिर रक्त के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। मैं आपको दोनों स्थितियां बता देता हूँ। कुछ किताब वाले आप पे लिखेंगे कि जो पैराथायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि जो है उसका जो हार्मोन है, जिसको पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, ये पैराथायराइड हार्मोन जो है ये विटामिन डी के जैसे कार्य करता है। बात समझ में आ गई। तो ये पैराथायराइड क्या करता है, ये भी रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेकिन मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, थायराइड ग्रंथि से भी एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम कैल्सिटोनिन कहते हैं, कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन भी जो है रक्त के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये दोनों विटामिन जो है एक दूसरे दोनों जो हार्मोन है वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये एंडोक्राइन में ही आपको डिटेल से बताऊंगा क्योंकि यहाँ बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ देखना यह है कि ये दो विटामिन ऐसे हैं जो रक्त के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करते हैं। विटामिन डी भी वैसा ही करता है, ठीक है। इसलिए हम विटामिन डी को कहा जाता है एकमात्र ऐसा विटामिन जो हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है, विटामिन डी का नाम है। समझ गए काम क्या है, पता चल गया। अब बताता हूँ आपको आगे विटामिन डी की कमी से क्या होगा। भाई आपके सामने विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूत करता है, कमी होगी तो सीधी सी बात है हड्डियां कमजोर होगी। अब हड्डियां कमजोर होगी तो उन बीमारियों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो बीमारी होती है उसको रिकेट्स कहते हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स। अगर किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी डाइट में पर्याप्त नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब विटामिन डी को तो डाइट में लेने की जरूरी नहीं है अगर आप धूप में खेलते हो, लेकिन हमारा सोसाइटी आप लोगों को पता है आजकल लंदन वाला बन रहा है, अमेरिका वाला बन रहा है, धूप में बच्चे को जाने नहीं देते। बोले ना बेटा धूप में नहीं जाना, धूप बहुत तेज होती है। भाई ठीक है तेज होती है, दोपहर में मत भेजो, सुबह सुबह जो है आप कम से कम बच्चों को बाहर धूप में खेलने के लिए ग्राउंड में भेजो, उनको विटामिन डी मिले। कितनी मात्रा चाहिए धूप में, भाई ज्यादा समय के लिए नहीं करेंगे, 2-4 घंटे बैठा दो आप। अगर आप 10 से 15 मिनट कोई भी व्यक्ति जो है धूप के अंदर मूव करता है, घूमता है, जाता है, तो उसको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। यानी हम सबको तो मिल जाता है, हमारे तो ठीक है गाँव वालों की, लेकिन शहरों वालों को इतना भी नसीब नहीं होता, ठीक है। वो 10-15 मिनट भी बाहर नहीं निकल पाते बच्चे। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसीलिए विटामिन डी को एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है, एंटी रिकेट्स। क्यों कहा भाई, देखो सीधी सी बात इतनी है, रिकेट्स का मतलब हड्डियां कमजोर, ठीक है। और विटामिन डी जो है वो हड्डियों को कमजोर होने नहीं देता। अगर आपने पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी लिया है तो हड्डियां कमजोर होने देगा क्या, नहीं होने देगा ना, यानी रिकेट्स नहीं होने देगा। तो एंटी हुआ कि नहीं, विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। इसलिए विटामिन डी को एंटी रिकेट्स भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अब बात है बड़ों की, हम बड़े भी कम नहीं है, एडल्ट के अंदर, वयस्क के अंदर भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। हम लोग भी तो डरते हैं ना धूप में नहीं जाना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे में कौन सी बीमारी होगी भाई, उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। वह रोग जो वयस्क में पाया जाता है विटामिन डी की कमी से, उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर भी वही समस्या, वही हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर हड्डी टूट गई तो वापस ठीक नहीं होती। एक चीज और बता देता हूँ, हड्डियों का कमजोर होना क्या कहलाता है, अस्थि भंगुरता भी कहलाता है, अस्थि भंगुरता।
तो अगर आपको ये कहा जाए कि विटामिन डी की कमी से अस्थि भंगुरता होने का खतरा रहता है, तो बात पूर्णतः सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस भी विटामिन डी की कमी से ही है। बात समझ में आ गई? इन्हीं दोनों के अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस ही होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये विटामिन डी का काम पूरा हो गया, समझ गए। उसके बाद देखो अगला विटामिन, वो है विटामिन ई। देखो विटामिन ई में क्या होगा, इसके क्या क्या नाम है, इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल इसको कहते हैं। ठीक है, इसके और जनरल नाम क्या क्या है, सामान्य नाम क्या क्या है? तो बढ़िया बढ़िया नाम है, ये बहुत अच्छा विटामिन है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये जो फेयरनेस क्रीम वाले ऐड आते हैं उसमें क्रीम में विटामिन ई है। विटामिन ई क्या करता है? इसको देखो ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अब कहते तो कहते ही हैं, मानना पड़ेगा कि इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताऊंगा अभी। इस विटामिन को और भी कहा जाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के गुण क्या होता है ये एंटीऑक्सीडेंट, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक और मेन चीज, इस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी यानी इसको प्रति नपुंसकता विटामिन भी कहा जाता है। यानी ऐसा विटामिन जो कि जनन क्षमता को बनाए रखता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, वो भी कौन सा विटामिन ई है। ठीक है, हालांकि कई कई जगह तो ये भी मिल जाएगा विटामिन ई जो है सी के लिए और ई के लिए कह दिया जाता है कि ये एंटी एजिंग है, यानी बूढ़ा नहीं होने देते। लेकिन वास्तव में ये सही नहीं, बूढ़े तो होंगे भाई, चाहे आप कितने विटामिन ले, है ना। वो तो एजिंग जो है यानी कि आदमी की आयु बढ़ना जो है वो एक अलग फैक्टर है। ठीक है, हालांकि रोल होता है विटामिन का, एंटीऑक्सीडेंट है तो रोल होता है, धीरे धीरे बूढ़ा होने देंगे, लेकिन ये नहीं है कि बूढ़ा होने ही नहीं देंगे। ठीक है, धीरे धीरे होने देंगे। क्या होता है देखो, विटामिन ई जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है, देखो हमारे शरीर के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, यानी हानिकारक रासायनिक पदार्थ बनते हैं, और ये हानिकारक रासायनिक पदार्थों को नष्ट करने का काम जो है ये एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? आप सीधा सीधा समझो कि मानव शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं हानिकारक रासायनिक पदार्थों का निर्माण करती हैं। ठीक है, लाभदायी बनाती है, आप उसको बोले हानिकारक ही बनाएंगे, सारे हानिकारक नहीं बनाती भाई, नहीं तो हम अब तक थोड़े रहते। लाभदायक भी बनाती है, ठीक है, लेकिन कुछ जो हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, नुकसानदायक बनते हैं, उनको नष्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। ठीक है, ये उन एंटीऑक्सीडेंट को मारती है, उनको मारने के कारण शरीर की आयु जो धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरी चीज, ये जो विटामिन है वो प्रजनन क्षमता को बनाए रखता है, बढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इस विटामिन को प्रति नपुंसकता विटामिन कहते हैं, यानी ये नपुंसकता उत्पन्न होने से रोकता है। अगर किसी व्यक्ति की डाइट में विटामिन ई की कमी हुई तो वो स्टेराइल हो सकता है, आप कह सकते हो उसकी प्रजनन क्षमता क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं भाई? ब्यूटी विटामिन इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट की उपस्थिति के कारण कहते हैं। ठीक है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये त्वचा के अंदर बनने वाले जो हार्मफुल रासायनिक पदार्थ है उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए त्वचा जो क्या नहीं होती, त्वचा की जो कोशिकाएं वो जल्दी मरती नहीं है, खराब नहीं होती है। समझ में ये चीज, इसलिए इसको सुंदरता वाला विटामिन बी कहते हैं। ठीक है, विटामिन ई के अंदर यही है। अब आपके प्रश्न आ गया होगा बस विटामिन ई ले कैसे, कहां से? भाई सीधी सी बात है, विटामिन के स्रोत मैंने आपको पहले बताए थे, वही बात है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, दूध पियो, दूध से संबंधित पदार्थ लो, दाल खाओ, अनाज खाओ, यही सारी चीजें, फल फ्रूट खाओ, आपको ये विटामिन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो आखिरी विटामिन है कौन सा, वसा में घुलने वाला, वो है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? देखो इसके दो रासायनिक नाम है, वो भी रीजन है कि इसके दो रूप हैं। एक होता है फाइलोक्विनोन,
फाइलोक्विनोन, ऐसे ही नेप्थोक्विनोन, क्योंकि इसके दो रूप हैं, एक K1 और एक K2, ठीक है, इसलिए इनके दो रासायनिक नाम है। आपको ये नाम ज्यादा किताबों में लिखा हुआ मिलता है फाइलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम ये है। आप इसको ध्यान रखोगे, इसका एक कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए जो है वो स्कंदन कारक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? स्कंदन कारक का, क्लोटिंग फैक्टर का। रक्त का थक्का जमाने के लिए स्कंदन कारक का निर्माण करेगा। यदि ये विटामिन के की कमी हुई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी कमी हुई तो क्या नहीं होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। यानी स्थिति ये होगी कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी तो रक्त जो है वो लगातार बहता रहेगा और ज्यादा रक्त बहने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि वह विटामिन जो कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कार्य करता है तो उसका नाम क्या है? विटामिन के। बात समझ में आ रही है? विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का जमाने का कार्य किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर आप वो देखो तो मैं बता देता हूं। ये प्रोथ्रोम्बिन, ये एक प्रोटीन होती है जो कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। मैंने आपको पहले बताया था यकृत के अंदर बनती है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के निर्माण का कार्य में भाग लेता है कौन? विटामिन के। अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसलिए अगर विटामिन के की कमी हुई तो ये नहीं बन पाती है और रक्त चोट लगने पर बहता रहता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अपने 4 विटामिन थे, कौन से? वसा में मिलने वाले विटामिन। सबके कार्य और बीमारी अपन ने देख ली, ठीक है। स्रोत जो है मैंने आपको कॉमनली बता दिया, स्रोत में से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते नहीं, बीमारियों में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।